देखिए हमारे बुक चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पेपर फर्स्ट, जिसमें आए हुए हो आप पेज नंबर 28 और क्वेश्चन है हमारा स्किल क्या है, कौशल क्या है कौशल मतलब स्किल्स क्या है, और बालकों में स्किल्स को सुधारने के लिए मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि बालकों में स्किल्स को सुधारने के लिए मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं उनका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है स्किल्स की। क्या है भाई स्किल्स? किसी कार्य को करने की विशेष दक्षता और सहजता से पूरा करने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं। जब कोई किसी काम को हम बड़ी बारीकी से और बड़ा इंटरेस्ट लगा के और बड़े अच्छे तरीके से उसको खत्म करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? स्किल्स कहलाती है। जैसे टाइप करना, कार चलाना, फोटो खींचना, सिलाई करना, ठीक है, निशाना लगाना, ये क्या है? हमारी स्पेशल एबिलिटी है। उसके साथ किया गया, स्पेशल एबिलिटी के साथ किया गया कोई भी कार्य हमारा स्किल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एजुकेशन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्किल्स हमारी मेंटली और फिजिकल एक्टिविटी की एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ठीक है, कि स्किल्स क्या है? हमारा मेंटली और फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब की एक क्रमबद्ध और समन्वित कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। आया यहाँ तक? मीनिंग हुआ क्लियर? स्किल्स क्या है? जब हम किसी स्पेशल एबिलिटी के साथ किसी काम को करते हैं तो वो स्किल्स कहलाती है। आ गया? मीनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। मैम हाँ श्रेया, मैम एक बार यूनिट बता दो, किसी मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा बेटा? ये है आपकी सेकेंड यूनिट, सेकेंड चैप्टर निकालो आप, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट वाला। ओके मैम। सानिया आपको मिल चुका बेटे? यस मैम। तो बता दो, पेज नंबर बता दो इसको, श्रेया को। मिल गया श्रेया? मैम ढूंढ रही हूँ। चलिए, स्किल्स का मीनिंग क्लियर हो गया। अब आगे आती है कि बच्चों में हम स्किल्स को किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं। मिल गया? ठीक है, वेरी गुड। कि बच्चों में हम स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं। वैसे तो देखो प्रत्येक बच्चे की अपना इंटरेस्ट होता है किसी भी स्किल्स को, ठीक है, वो अपना उनका खुद का एक स्किल्स होता है। बच्चे अपनी स्किल्स का सुधार कर सकते हैं। यदि टीचर अपने स्टूडेंट को किसी स्पेशल स्किल सुधार हेतु निम्नलिखित विधियों को अपनाए तो बच्चा उक्त स्किल्स का पारंगत किया जा सकता है। इसने बोला है कि वैसे तो बच्चे की क्या होता है, प्रत्येक स्किल्स में उसकी खुद का इंटरेस्ट होता है, लेकिन टीचर अगर किसी स्पेशल स्किल्स को बच्चे के अंदर बढ़ाना चाहता है तो टीचर एफर्ट लगा के वो स्किल बच्चे को डेवलप करवा सकता है। तो उसी स्किल्स को डेवलप कराने के कुछ मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। देखते हैं भाई क्या क्या मेथड है। एक तो उचित अधिगम विधि का प्रयोग, यानी कि प्रॉपर लर्निंग मेथड का प्रयोग करना। दूसरा, कार्य को पूर्ण रूप से सिखाना, यानी कि जो भी एक्टिविटी है उसको कंप्लीट सिखाना बच्चे को। आगे है निर्देशन की उचित व्यवस्था, यानी कि प्रॉपर गाइडलाइंस देना या प्रॉपर डायरेक्शन देना बच्चे को। उसके बाद है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है गति और शुद्धता में तालमेल, जो भी स्पीड है और जो एक्यूरेसी है उसमें क्या है, तालमेल होना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी कि जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनका प्रयोग करना। कौन कौन से मेथड है, वन बाय वन अब हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारी जो लर्निंग मेथड है उसका सही उपयोग करना। अगर हम सही लर्निंग मेथड का उपयोग करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा। कई बार जब हम कई बार किसी कार्य को निरंतर या बिना किसी विराम के करते रहने से आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अतः लर्निंग मेथड का चयन और उसका प्रयोग स्किल्स के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। और इन विधियों का चयन विद्यार्थी की आयु और कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। अतः कौशलों के अर्जन के लिए उन्हें सीखने तथा अभ्यास करने की उचित विधियां प्रयोग में लाई जानी चाहिए। अब देखो भाई, जब हम बार बार कोई काम अगर कंटिन्यूसली हम काम करते रहते हैं तो जो हम क्या है, थक जाते हैं।
ठीक है। कंटिन्यूसली अगर आप मान लो मैं कंटिन्यूसली तुम्हें 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाऊंगी तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इन्होंने यही बोला है कि बच्चा बिना आराम किए अगर पढ़ता रहता है तो उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो हमें क्या है, जो लर्निंग मेथड है, ऐसे लर्निंग मेथड्स का चूज करना है जिससे बच्चे की क्या है, स्किल्स को डेवलप किया जा सके। और ये क्या है, विद्यार्थी की जो एज है और जो उसकी कार्य क्षमता है उस पर भी निर्भर करता है। अतः कौशलों के अर्जन के लिए उन्हें सीखने तथा अभ्यास करने की उचित विधियां प्रयोग में लाई जानी चाहिए। यानी कि जितनी भी स्किल्स है उनके अर्जन के लिए उन्हें सीखने और अभ्यास करने की उचित विधियां प्रयोग में लाई जानी चाहिए। कार्य को पूर्ण रूप से, तो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली काम ना करा के कोई एक ऐसा मेथड अपनाओ जिससे हम बच्चे को इजीली सिखा सके। पूरा दिन उसके सिर पे डंडा लेके नहीं घूमना, हमें बच्चे को जस्ट वो चीज सिखानी है और ताकि वह अच्छे से सीख ले। थोड़ा पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ। ऐसे ही क्या है, आप थोड़ा पढ़ो और अच्छा पढ़ो, बजाय कि आप एक दिन में 20 पेजों पे रट्टा लगाने की बजाय आप 10 पेज पढ़ लो, लेकिन वो अच्छे से क्लियर कर लो उन पेजेस को। ठीक है, तो क्या है, उचित लर्निंग मेथड का उपयोग करना। क्लियर? आगे है कार्य को पूर्ण रूप से सिखाना। अगर मैं आपको सिखाने लगी तो मुझे आधा अधूरा काम नहीं सिखाना चाहिए, मुझे वो कंप्लीट करके दिखाना चाहिए। आप कंप्लीट सिखाओगी तभी आप उस चीज को सीख पाओगे। तो हमारे सामने कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमें कंप्लीट बच्चे को सिखाना है और लगातार उसकी प्रैक्टिस कराते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा और अच्छे से निखर के आएगा, उसकी स्किल डेवलप होएंगी। इसलिए बच्चे को पहले यूनिट वाइज और उसके बाद पूरा कंप्लीट हमें सिखाना है, छोटे छोटे पार्ट में और कंप्लीट सिखाना है। उसके बाद है गाइडलाइंस, निर्देशन की उचित व्यवस्था करना। गाइडलाइंस देना, प्रॉपर गाइडलाइंस देना, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो हमें क्या है, उसको टाइम टू गाइडलाइंस देनी चाहिए कि बेटा आपको ये काम इस तरीके से करना है। ठीक है, ताकि बच्चे को क्या है, एक दिशा मिलती रहे और वह निरुत्साहित ना हो। अगर हम अपने बच्चे को बार बार मोटिवेट करेंगे ना तो वह बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक परामर्श और निर्देशन के परिणाम से विद्यार्थी अधिक आश्रित होने लगते हैं, इसलिए आत्मविश्वास का, इसलिए क्या है, हमें क्या है, एक उचित गाइडलाइंस देनी है। ये नहीं है कि पूरा दिन उसको मोटिवेट ही करते रहो, उसको कुछ खुद भी करने देना है। ठीक है, तो गाइडलाइंस देना है, लेकिन हद से ज्यादा भी नहीं देना, नहीं तो बच्चे को लगेगा लेक्चर दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल्स को सीखने और उसमें सुधार करने के लिए प्रशिक्षण विधि का लचीला या परिवर्तनशील होना अति आवश्यक है। ठीक है, अन्यथा रुचि और अभिप्रेरणा का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, अगर मैं डेली एक ही मेथड से आपको पढ़ाती रहूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मुझे कुछ क्या है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए, कुछ नई चीज ऐड करनी चाहिए। या तो मुझे कोई एक्टिविटी ऐड करनी चाहिए, या फिर मुझे किसी पिक्चर से बच्चे को पढ़ा देना चाहिए, दिखा देना चाहिए, कभी प्रोजेक्टर का यूज कर लेना चाहिए। तो फिक्स नहीं रखना हम एक मेथड, उसमें क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जैसी सिचुएशन है, जैसी डिमांड है टाइम की, उसके अकॉर्डिंग हमें वो करना है। ठीक है, उसके बाद है स्पीड एंड एक्यूरेसी में तालमेल। स्पीड भी बढ़ानी है और एक्यूरेसी भी। कई बच्चे कैसा करते हैं, स्पीड तो इतनी बढ़ा लेंगे और वर्ड क्या है, गलत लिखते जाएंगे। तो हमें स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। एक्यूरेसी यानी कि ठीक लिखना है हमें, तो इसके बीच में भी हमें तालमेल स्थापित करना है। उसके बाद है हमारी सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री का प्रयोग सामान्य तौर पर स्किल्स को सीखने के लिए हमें कुछ टीचिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है, जो हमें क्या है, हमारे स्किल्स को डेवलप करने में, पढ़ने में हमारी हेल्प करता है। इसमें आपके मॉडल हो सकते हैं, आपकी फिल्म स्ट्रिप्स हो सकती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बताए हैं आपके क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग एक टीचर को विद्यार्थी को किसी स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित ढंग से सहायता करनी चाहिए। सफल विधियों का ज्ञान रखकर, यानी कि टीचर को भी अच्छे से वो मेथड आना चाहिए। अच्छी टेक्निक्स की बार बार प्रैक्टिस करवा के, निरुत्साहित करने वाली आलोचनाओं को कम करके, जो बच्चे को हम निरुत्साहित कर रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलना है। एक्टिविटीज के ऊपर बल देकर, अधिक से अधिक अभ्यास को प्रोत्साहित करके और सीखने की उचित गति पर बल देकर। आ गई बात समझ में? स्किल्स क्या होती हैं,
और स्किल्स को किस प्रकार हम किस मेथड के जरिए उसमें सुधार कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? यस मैम। तीनों को क्लियर है? यस मैम। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आपकी साधारण और वशिष्ठ गत्यात्मक या क्रियात्मक कौशलों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपकी बिल्कुल सिंपल स्किल्स क्या हैं और स्पेशल स्किल्स क्या हैं आपके अंदर, उनको देखना है हमें, ठीक है। और इनको किन किन टूल्स के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी सिंपल फंक्शनल स्किल्स। कौन सी होती है? ये वो स्किल्स होती है जिसमें हमारी पूरा शरीर और अधिकांश भाग का प्रयोग किया जाता है, जैसे दौड़ना, कूदना, टहलना, साइकिल चलाना, स्केटिंग, जिसमें हमारी फुल बॉडी का यूज होता है। स्पेशल स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, वे स्किल्स जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का काम होता है। जैसे आप पेंसिल से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, तो इसी का काम हो रहा है ना, पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे थोड़ी ना हिला रहे हो आप लोग, है ना। तो ये होती है हमारी स्पेशल स्किल्स। आप किसी भी टूल्स का यूज कर रहे हो तो ये आ गई हमारी स्पेशल मोटर स्किल्स। वो थी हमारी सिंपल मोटर स्किल्स जिसमें आप फुल बॉडी का काम यूज लेके आ रहे हो। अब देखते हैं भाई स्पेशल स्किल्स को डेवलप करने वाले उपकरण। सबसे पहले देखो स्पेशल स्किल्स क्या है और क्या क्या आप उसमें डेवलप कर सकते हो किसके। सबसे पहले आती है आपकी एक्टिविटी। स्किल्स के अंदर एक्टिविटी, पुशिंग, धक्का देना, थ्रोइंग, कैचिंग और पैडलिंग, ठीक है। फेंकना, पकड़ना, पैडल मारना। तो इसमें आपकी उपकरण क्या क्या है? व्हील कार्ट, पहिए वाली गाड़ी, बॉल, ट्राईसाइकिल, ठीक है। पुश कर रहे हो आप व्हील कार्ट यानी कि पहिए वाली गाड़ी को पुश कर रहे हो, ये आपका उपकरण हो सकता है। इसमें टूल हो सकता है। किसी चीज को थ्रो कर रहे हो, कैच कर रहे हो, तो इसमें क्या यूज कर रहे हो आप? बॉल का यूज कर रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, कैच कर रहे हो। और उसके बाद पैडलिंग, पैडल मार रहे हो, तो ये क्या है आपकी? बाईसाइकिल भी हो सकती है और ट्राईसाइकिल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप? क्रॉलिंग कर रहे हो। क्रॉलिंग का मतलब हम जो अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि बच्चा घुटड़ियाँ चल रहा है, यानी कि ये हमारी हरियाणवी में बोलते हैं। तो बच्चा क्या है? जो जमीन पे घुटने के बल जो चलता है वो क्या होता है आपका? क्रॉलिंग। उसके बाद जंपिंग, टांगों को मोड़कर एक पैर पर खड़े होना, ठीक है, जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हो। तो आपका इसमें क्या क्या टूल्स यूज कर रहे हो आप? ड्रेन पाइप, वुडन बॉक्स, ओल्ड टायर्स, ठीक है। ये उपकरण इसमें यूज किए गए हैं। ड्रेन पाइप, अच्छा, नाली के पाइपें, उसमें आप क्रॉलिंग करके, यानी कि बड़े बड़े जो गोल गोल होते हैं ना पाइप होते हैं जिनमें से आप क्रॉलिंग करके निकल सकते हो। सीवर के जो पाइप है, छोटी पाइप में से तो निकल नहीं सकते, अब इतने छोटे से कि तो है नहीं हम। वुडन बॉक्स, जंपिंग करना, हाँ वुडन बॉक्स पे कर सकते हैं जंपिंग। टांगों को मोड़कर एक पैर पर खड़े होना, तो ओल्ड टायर के अंदर बता दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी में स्विंगिंग यानी कि झूला झूलना, स्विंग। उसके बाद स्लाइडिंग, फिसलना। तो रॉकिंग चेयर्स, रॉकिंग हॉर्स, ये आप काम में ला सकते हो। फोर्थ है आप वॉकिंग करना, ऑन द लाइन, ऑन बैलेंसिंग बीम। तो बैलेंसिंग बीम, संतुलन सहतीर। आगे है रनिंग फॉरवर्ड एंड बैकिंग, लोन, सड़क, स्कीपिंग, स्कीपिंग रोप, कूदने वाली रस्सी। तो ये इसने स्किल्स बताई हैं और ये इसके टूल्स बताए हैं। किसी को कोई डाउट है इनमें? डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगले वाला बी पार्ट समझाती हूँ। कुछ 4-5 इसमें याद रह जाएंगे तुम्हें। मैम यस। मैम एक बार नॉर्मल स्किल और स्पेशल स्किल की ना वो डेफिनेशन बता दो, मैं लिख लेती हूँ। लिखो बेटा। देखो बेटा, जो हमारी सिंपल मोटर स्किल्स है उसमें तो हम अपनी पूरी बॉडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी बॉडी के अधिकांश पार्ट का प्रयोग करते हैं। समस्त शरीर और अधिकांश भाग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें हम काम करते वक्त फुल बॉडी का यूज करते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कूद रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी यूज में आ रही है, यानी कि आपके पैर भी यूज में आ रहे हैं, आपके हाथ भी ऐसे आप चला रहे हो तो हाथ भी यूज में आ रहे हैं, और अटेंशन भी है आपकी, ठीक है, कि आप रोड पे देख रहे हो
इधर उधर क्या आ रहा है, यानी कि फुल बॉडी का यूज कर रहे हो। यानी कि सिंपल हमारी मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें हम अपनी फुल बॉडी या ज्यादातर बॉडी पार्ट्स का हम उपयोग करते हैं। यस मैम, लिख लिया। लिख लिया। इसमें आप एग्जाम्पल डाल लो, दौड़ना, कूदना, टहलना, साइकिल चलाना, स्केटिंग करना। उसके बाद आपकी फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल होती है जिसमें आप पूरे शरीर की बजाय कुछ छोटी मसल्स के सहयोग के से काम करते हो, कुछ छोटी मसल्स का उपयोग कर रहे हो। जैसे लिखना, लिखने में सिर्फ आप अपने हाथ का उपयोग कर रहे हो, पूरी बॉडी का उपयोग नहीं कर रहे, यानी कि कुछ ही पार्ट का उपयोग करते हैं। जिसमें हम पूरे शरीर का उपयोग न करके शरीर के कुछ अंगों का ही उपयोग करते हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, कोई भी औजार आप यूज कर रहे हो, ठीक है, लिखने का आप काम कर रहे हो, मोती बीनना, ये सारी चीजें जो आप बैठ के और अपने हाथ से कर रहे हो। लिख लिया बेटे श्रेया? ठीक है। अब इसमें बताई थी आपकी स्किल्स में, साधारण स्किल्स में कुछ एक्टिविटी बताई, उस एक्टिविटी के कुछ उपकरण बताए। इसमें 6 अलग अलग बताई है। अगर आपको मान लो ऐसे याद नहीं रहती तो आप फर्स्ट में लिख सकते हो पुशिंग, व्हील कार्ड उपकरण हो गया। आप फेंकना पकड़ना यानी कि थ्रो और कैच, तो इसके सामने लिख देना बॉल। पैडलिंग तो ट्राई साइकिल या बाई साइकिल, 3 पॉइंट बन गए एक ही पॉइंट से। क्रोलिंग करना, जंपिंग करना, स्विंग झूला झूलना, स्लाइडिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्कीपिंग, स्कीपिंग रोप। ठीक है, जो जो याद रह जाए वो लिख देना। उसके बाद है गेम। गेम कौन कौन से भाई? मूवमेंट गेम। मूवमेंट गेम में कौन कौन से हैं चलने वाले? आप क्या है, होपिंग लाइक ए फ्रॉग, मेंढक की तरह फुदकना, वॉकिंग लाइक एन एलिफेंट, हाथी की तरह चलना। ये 2 गेम बता दिए भाई इन्होंने मूवमेंट गेम। एक तो फ्रॉग जंप होती है ना तुम्हारी, फ्रॉग रेस बोलते हैं, और दूसरी है आपकी हाथी की तरह चलना, वॉकिंग लाइक एन एलिफेंट। उसके बाद है पोजिशनल गेम। पोजिशनल गेम में आपके मैच के नीचे छुपना, गिविंग ओवर द स्टूल, स्टूल के ऊपर जाना, यह है पोजिशनिंग गेम। बॉल गेम, बॉल गेम में है आपकी फुटबॉल और क्रिकेट बॉल। स्पेस गेम, स्पेस गेम में क्या है, स्वयं को चूहे और बिल्ली की तरह छोटा कर लेना। अंतराल खेल, स्वयं को चूहे और बिल्ली की तरह छोटा कर लेना। भाई छोटे तो कैसे होंगे अब जितनी हाइट बढ़ गई। वाटर गेम, पानी के टब में खेल सकते हो। सैंड प्ले, रेत वाले गेम। सैंडपिट, स्वीपिंग, बुहारना यानी कि झाड़ू निकालना, ब्रूम, झाड़ू से। तो ये स्किल्स समझ में आ गई, यानी कि आपकी जो साधारण स्किल्स है उसमें आपको ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर डालने हैं जिसमें आपकी फुल बॉडी यूज हो रही हो। कपड़े धोते हो तब भी पूरा काम कर रहे हो, पूरी बॉडी यूज हो रही है। यहाँ पर आप झाड़ू का बात बताई वो भी कर रहे हो। आप कोई भी गेम खेल रहे हो तब भी पूरी बॉडी का यूज हो रहा है। ठीक है, वाटर गेम आ गए, पानी के टब में या कहीं पे भी आप उसमें पूल में जाते हो तो भी सारी बॉडी का यूज हो रहा है। फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो भी सारी उसका यूज हो रहा है। स्पेस गेम, आप मान लो छुपम छुपाई खेल रहे हो तो भी पूरी बॉडी का यूज कर रहे हो आप। ठीक है, मूवमेंट गेम जैसे आप लाइक फ्रो रेस हो गई, स्कीपिंग रस्सी कूद रहे हो तो उसमें भी फुल बॉडी मूवमेंट कर रही है आपकी, स्कीपिंग रोप। रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, स्विमिंग झूला झूल रहे हो, स्लाइडिंग कर रहे हो तो इसमें फुल बॉडी का यूज हो रहा है आपका। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आगे है आपकी स्पेशल फाइन मोटर स्किल। इसमें क्या क्या है, इसमें वो स्किल्स लेनी है आपको जिसमें आप फुल बॉडी का यूज नहीं कर रहे, कुछ पार्ट्स का यूज कर रहे हो। जैसे आगे आप पेंटिंग कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो, फिंगर से पेंटिंग कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी चीज पेंट कर रहे हो। यहाँ पे इसने अलग अलग दे दिया। पेंटिंग में आपकी फिंगर पेंटिंग कर दी, वेजिटेबल्स की पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग कर रहे हो, स्टोन पेंटिंग कर रहे हो, तो सारे तरह की
पेंटिंग यूज़ क्या क्या कर रहे हो, रंग कलर यूज़ कर रहे हो, ब्रश यूज़ कर रहे हो, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स या जो भी अलग अलग टाइप की लीव्स, ठीक है, यानी कि जो जो आप बना रहे हो उसी का मटेरियल लिख देना है। क्ले मॉडलिंग, क्ले से खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कुछ कुछ बना रहे हैं, इसमें आप क्ले का यूज़ करते हो और डो गुथा हुआ आटा आप ले सकते हो। ड्राइंग ऑन पेपर, बोर्ड और फ्लोर, किसी भी पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर कोई भी ड्राइंग कर रहे हो, जैसे आप मान लो फ्लोर के ऊपर तो आप रंगोली बना रहे हो, तो इसमें आप पेंसिल, कलर, चौक उनका यूज़ कर रहे हो। आगे ब्रेड स्टीनिंग, धागे में मोती बीनना, लार्ज वुडन बीड, थ्रो और स्ट्रिंग, बड़े लकड़ी के मोती और धागा, कटिंग करना, पेस्टिंग करना, कोई भी वेस्ट मटेरियल, कागज, पेस्ट, कैंची, फालतू सामग्री, सैंड प्ले, रेत के खेलना, सैंड ये भी नीचे बैठ के ही खेल रहे हैं हम, जूतों के लेसिस बांधना, बटन लगाना, बटन, रिबन, धागा, सुई, कंस्ट्रक्टिव प्ले, विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए खेलना, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्लियर हुआ है स्पेशल में, यानी कि यहाँ पर ऐसी चीजें लिखनी है जो या तो आप बैठकर कर रहे हो जिसमें पूरी बॉडी का यूज नहीं हो रहा, तो सारे इसने वो एग्जाम्पल लिए जो हम बैठ के कर रहे हैं जिसमें सिर्फ हाथ हाथ का यूज हो रहा है। समझ में आ गया बेटे? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आ गया मैम मैम समझ। ठीक है बेटा, अगले पे चलूं फिर, नहीं प्रॉब्लम है तो उसी को। आगे अगला क्वेश्चन आपका, रोल और पेरेंट्स एंड टीचर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्ले एक्टिविटीज। इसने बोला कि फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध करवाने में पेरेंट्स का और टीचर की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं भाई। इसमें आपका भाई फिजिकल डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप शरीर व उसके विभिन्न भागों में वृद्धि होती है। फंक्शनल और गत्यात्मक विकास के परिणाम स्वरूप हाथ, पैर व शरीर के अन्य भागों में मांसपेशियों की शक्ति, गति व संयोजन इत्यादि शामिल होते हैं। नर्सरी व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को आयु वर्ग 2.5 से 5 वर्ष होती है। इसी आयु वर्ग में बच्चे की फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट सबसे अधिक तेज गति से होती है। इसलिए माता पिता के साथ साथ अध्यापक को भी शारीरिक व फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस आयु वर्ग में अध्यापकों द्वारा दी गई ट्रेनिंग, जितनी भी एक्टिविटीज़ को करने में सुविधा व प्रेरणा बच्चे के शारीरिक व मोटर डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होती है। यदि माता पिता द्वारा उपलब्ध कराया गया अवसर भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकता है। इसने बोला है कि फिजिकल डेवलपमेंट से अभिप्राय बच्चे के अलग अलग पार्ट में ग्रोथ होने से है, ठीक है। इससे उसके हाथ पैर की ग्रोथ होती है, उसकी मसल्स में भी ग्रोथ होती है। तो जब बच्चे की जो 2.5 से लेकर 5 साल ऐसे क्रूशियल टाइम होता है बच्चे का, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट बहुत तेज होती है, तो इस टाइम में बच्चे के पेरेंट्स को भी उसको अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि वह ऐसी एक्टिविटीज़ करे, खेले कूदे, बाहर भी जाए, ठीक है। और टीचर्स को भी ये अवसर बच्चे को देना चाहिए ताकि उसकी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। अब देखो भाई, टीचर्स का और बच्चों का क्या रोल है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यास के अवसर प्रदान करना, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता में संबंध का ज्ञान, सुरक्षा पर विशेष बल, भय दूर करना, विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रावधान करना, उचित प्रेरणा देना, उचित मार्गदर्शन देना। सबसे पहले है जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नियमों का ज्ञान होना, यानी कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल है उनकी सबसे पहले तो देखो, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे सेम तो नहीं है, उनमें डिफरेंस तो है। तो सबसे पहले मुझे इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान होना चाहिए कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं, कुछ बच्चों को भाई खेलना पसंद है, कुछ बच्चों को खेलना पसंद नहीं है, कुछ बच्चे शांत रहते हैं। तो टीचर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो 2 बच्चे हैं फिजिकल और मेंटल रूप से एक समान नहीं होते,
ठीक है। किसी की आप देखते हो क्लास में कोई बच्चा बड़ा लंबा है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन हो सकता है उसकी मोटर डेवलपमेंट अच्छी ना हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कद के छोटे छोटे होते हैं और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ठीक है। तो क्लास में कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है, तो इस बात का टीचर को भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते। उदाहरणतः 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं तो सभी बच्चों में खेलने की कुशलता एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ बच्चे तेज खेलेंगे, कुछ बच्चे धीरे खेलेंगे, तो कुछ में शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। अतः जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको देखते हुए बच्चे को विभिन्न खेल खेलने की सलाह देनी चाहिए। क्लियर? Yes, ma'am. बेटा मेरा बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन कर देते हो, बीच बीच में बोलते रहते हो ना, तो मुझे पता लगता है कि मेरी क्लास में बच्चे हैं। आगे है प्रैक्टिस के अवसर प्रदान करना। सबसे पहले आपने समझ लिया, मान लो मेरे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों की अलग अलग रुचियाँ है, अलग अलग इंटरेस्ट है, तो मैंने पहले उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझा। एक बच्चा बड़ा शरारती है, दूसरा शांत रहने वाला है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को काम दो या उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को गेम सिलेक्ट करा दो, बेटा ये गेम खेल। उसके बाद है प्रैक्टिस के अवसर प्रदान करना। अगर हम किसी चीज़ में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, तो प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो टीचर और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की फिजिकल मैच्योरिटी हासिल करने के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी के साथ साथ, अपॉर्चुनिटी तो हमने दे दी लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे तो कोई फायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मतलब आपने बच्चे को क्या कर दिया, अकेडमी में डाल दिया भाई, स्कूल के बाद बेटा इस अकेडमी में तू खेलने जाएगा, घर आके हम उसकी कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे तो क्या होएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाओ, प्रैक्टिस करवाओगे तो बच्चा उसमें परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में संबंध का ज्ञान। टीचर और पेरेंट्स को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे की जो स्किल्स हैं उसके डेवलपमेंट हेतु लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए वह बच्चे में फिजिकल लेवल और मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिखाने की स्थिति में डालता है। टीचर बच्चों को स्कूल में जैसी एक्टिविटी को सीखने के लिए मोटिवेट करेगा जिसके लिए उन्हें स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी ग्रहण कर ली हो, ताकि वे सुगमता से ऐसी क्रियाओं को सीख सके जिससे उनकी मेंटल तनाव और मल एडजस्टमेंट भी कम हो जाए। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के संबंध में ज्ञान, यानी कि जो भी हमारे टीचर्स हैं और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बालक कुशलताओं के विकास हेतु अधिगम और परिपक्वता दोनों ही आवश्यक होती है, ठीक है, कि बालक की कुशलताओं के डेवलपमेंट हेतु लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों ही आवश्यक होती है। तो बच्चे को हमें उसकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे को हमें सिखाना है, तभी उसकी फिजिकल के साथ उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वही तब हो पाएगी वो, यानी कि जैसी मैच्योरिटी है बच्चे को उसी लेवल का हमें बच्चे को पढ़ाना है। मैच्योरिटी का मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, ठीक है। अगर बच्चा छोटी क्लासेस में है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को समझाना है, अगर बड़ी क्लासेस में है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को समझाना है, ठीक है। तो ये है मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को ज्ञान देना है। ऐसा नहीं है कि 5वीं क्लास का बच्चा उसको हमने 10वीं का समझा दिया, नहीं, उसको कभी समझ ही नहीं आएगा। तो उसका जितना उसका लेवल है, जो मैच्योरिटी लेवल उसका पहुंचा है 5th क्लास तक का, तो उसी के ऊपर उसे करना है। सुरक्षा पर विशेष बल। गत्यात्मक क्रियाओं को सीखते समय अध्यापक और माता पिता को सुरक्षा की सभी सावधानियों पर बल देना आवश्यक होता है, ठीक है। बच्चे की सिक्योरिटी भी हमें रखनी है, ऐसा नहीं कि हमने बच्चे को खुले सांडे की तरह छोड़ दिया, नहीं, बच्चे की सिक्योरिटी के ऊपर भी नजर रखनी है कि बच्चा सुरक्षित खेल रहा है नहीं खेल रहा, कहीं कोई चोट न लगवा ले अपने आप को, ठीक है। खतरों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर संभावित खतरे को, कुछ एक्टिविटी से संभावित खतरों को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। आगे है भय दूर करना। कई बार बच्चे के अंदर ना हीन भावना पैदा हो जाती है, तो हमें बच्चे की उसके भय को भी दूर करना है। कई बच्चे बोलेंगे, पहले बोल देंगे मैं नहीं कर सकता, नहीं, हमें उसके मन से वो भावना निकालनी है। हम निकालेंगे तभी तो उसकी फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट हो पाएगी। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रावधान करना। अध्यापक और माता पिता को स्कूल तथा घर में भी अलग अलग प्रकार के खेलों का प्रावधान करना चाहिए। स्कूल और घर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका वितरण इस प्रकार करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों की क्षमता अनुसार उनका फिजिकल
और मोटर डेवलपमेंट हो सके। लड़के लड़कियों का शरीर गठन, जो भी रुचियां हैं, शारीरिक शक्ति अलग अलग होती है। तो खेल सामग्री भी उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद है उचित प्रेरणा देना। अपने बच्चों को टाइम टू टाइम हमें रेनफोर्समेंट भी करना है, मोटिवेट भी करना है, चाहे बच्चा स्कूल में हो चाहे घर पे खेल रहा हो। उचित गाइडलाइंस देना, बच्चे को क्या है उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको उचित गाइडलाइंस देना कि बेटा आपको इस तरीके से करना है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से खेलना है, ठीक है। हाँ, कभी भी अनुचित काम नहीं करना है, ये आपका कर्तव्य है और ये पेरेंट्स का कर्तव्य है अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देना, ठीक है। हमें गलत चीज़ें नहीं सिखानी, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा तो उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होएगी, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो समझ में आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। और सेकंड में मैं फिर तुम्हें सेकंड वाली बुक पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब से आपकी फर्स्ट पेपर की बुक फर्स्ट वाले उसमें करवा दूंगी और सेकंड पेपर की बुक सेकंड वाले लेक्चर में। अब देखो भाई, हमारे इसने बोली है फंक्शनल डेवलपमेंट में एजुकेशन इंपोर्टेंस पर प्रकाश डालिए। एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट, कि मोटर डेवलपमेंट में आपकी शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में हमें बताना है। देखना भाई, बालक में उचित मोटर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव से बालक जीवन में उपयोगी आधारभूत कौशलों को नहीं सीख पाएगा। जैसे भोजन करना और पानी पीना भी क्या आपका एक गत्यात्मक कौशल पर आधारित है। तो इसलिए मोटर डेवलपमेंट में निम्नलिखित एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन है। देखो भाई क्या क्या है भाई, हमारा सबसे पहले बताया है कि बच्चे को सबसे पहले उचित मोटर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में बच्चा अपने जीवन के उपयोगी कामों को भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एजुकेशन का क्या महत्व है? नॉलेज ऑफ मोटर स्किल्स, सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होनी चाहिए मोटर स्किल्स क्या होती है। उसके बाद है हेल्पफुल फॉर मेंटल डेवलपमेंट, हेल्पफुल मानसिक विकास के लिए सहायक, हेल्पफुल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास के लिए सहायक, हेल्पफुल फॉर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के लिए सहायक। उसके बाद है हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंडिविजुअल स्किल्स, व्यक्तिगत कौशलों के विकास में सहायक। उसके बाद है आपकी कैथरेसिस, रेचिन क्रिया, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस फॉर एप्रोप्रिएट मोटर स्किल्स, गत्यात्मक कौशलों का प्रशिक्षण। उसके बाद है इफेक्ट ऑन सोशलाइजेशन, समाजीकरण पर प्रभाव, एंड प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था करना। अब आता है आपका हेल्पफुल इन, सबसे पहले आता है नॉलेज ऑफ मोटर स्किल्स। हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चे को भविष्य का जीवन जीने के लिए तैयार करना। उसको कुछ मोटर स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बच्चे को मेन फ्यूचर के लिए तैयार करना है, उसके लिए मोटर स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये स्किल्स व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसलिए एक टीचर के लिए जरूरी है कि बच्चे को मोटर स्किल्स का ज्ञान देना चाहिए, ताकि उसके डेवलपमेंट के लिए शिक्षण कर सके, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। बच्चे को सबसे पहले बताना कि मोटर स्किल्स होती क्या है, ठीक है। हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में भी सहायक है। रिसर्च में ये पाया गया है कि मोटर डेवलपमेंट का सीधा संबंध हमारी मेंटल डेवलपमेंट से है। अगर बच्चे की मानसिक विकास के लिए आवश्यक है तो उसका गत्यात्मक विकास भी होना चाहिए। बच्चे की मोटर डेवलपमेंट सही चल रही है तो उसके मेंटल डेवलपमेंट भी सही चलेगी। हेल्पफुल इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इसी के ऊपर आधारित होती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार करना होता है, इसलिए यह गत्यात्मक कौशल का विकास आवश्यक है। उसके बाद है आपका हेल्पफुल फॉर क्रिएटिविटी, बच्चे को क्रिएटिव बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है, जैसे आपका एक्टिंग और डांसिंग आदि। इसलिए यह आवश्यक है कि बालक में
क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंडिविजुअल स्किल्स, बच्चे की जो इंडिविजुअल स्किल है, जो इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करना। आगे है कैथरेसिस रेचन क्रिया, बच्चे में इकट्ठी हुई शक्ति का व्यय होना अति आवश्यक होता है, जो कि अधिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वे अवांछित संवेगों और चिंताओं से भी मुक्त हो सकते हैं। इसमें बताया बेटा रेचन क्रिया में बच्चे को इकट्ठी हुई शक्ति का व्यय होना अति आवश्यक है, यानी कि जितनी बच्चे ने पावर इकट्ठी की है उसका यूज होना भी जरूरी है। ठीक है, इसके लिए उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, जिससे बच्चा क्या बेवजह की चिंताओं से मुक्त हो सकेगा। ऐसा बालक तब कर सकता है जब वह अपने मित्रों के साथ खेलता है और अवांछित संवेग और चिंताओं को बाहर निकालता है। तो इस दृष्टि से गत्यात्मक विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप बालक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। जन्म के समय तो वह 100% दूसरों पर ही निर्भर करता है, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट के परिणाम स्वरूप लगभग वह स्वतंत्र हो जाता है और दूसरों पर जो उसकी डिपेंडेंस है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। इसका ज्ञान अध्यापक को होना आवश्यक है और जो उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। यानी कि बच्चे को सेल्फ डेवलपमेंट का भी क्रिएट करना है कि बेटा आपको खुद करना है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, हमें बच्चे को सही से ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना उसकी मोटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए। आगे इफेक्ट ऑन सोशलाइजेशन, समाजीकरण का भी प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे की मोटर और ये डेवलपमेंट चल रही होती है तो उसका समाज का भी उसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा कोई समाज में घुल नहीं मिल पाता तो वह इंट्रोवर्ट बिहेवियर का बन जाता है, जो इजीली एडजस्ट हो जाता है वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का बन जाता है। प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लगातार बच्चे को क्या है, हमें गाइडेंस देनी रहनी है, उसका परामर्श देते रहना है, काउंसलिंग करती रहनी है, ताकि वह कुछ गलत क्रियाओं में ना फंस जाए। ठीक है, तो ये था आपका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लो। 6 तक, 5 तक तो पहले करवा चुकी हूँ, है ना आरती? यस मैम। 6 वाला है स्किल से आप क्या समझते हो, आज पढ़ा दिया, दोबारा नहीं करवा रही। उसके बाद है मस्तकोधोमुखी विकास क्रम बताइए। ये होता आपका सैपिलोकैडवल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सैपिलोकैडवल। ये आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आता है। सैपिलोकैडवल का मतलब होता है जिसमें आपका विकास सिर से पैर की तरफ होता है। पहले हमारा सिर डेवलप होता है, फिर पैर डेवलप होते हैं। यानी कि आप देखो जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब माँ के पेट में होता है, तो पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, उसके बाद बाकी बॉडी के पार्ट बनना शुरू होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मस्तकोधोमुखी विकास, सैपिलोकैडवल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोक्सिमोडेस्टल होती है इसका अपोजिट, जब बच्चे का नीचे से ऊपर की तरफ विकास होता है, वो होती है प्रोक्सिमोडेस्टल। ठीक है, सैपिलोकैडवल में बच्चा पहले बालक पहले अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद टांगों और बाजू और मांसपेशियों को सीखता है। तो ये थी आपकी, समझ में आ गया सैपिलोकैडवल डेवलपमेंट? हिंदी में तो बिल्कुल ठीक है, मस्तकोधोमुखी, मस्तक से पैरों की तरफ जाना। ये 2 वर्ड याद रखना सीटेट के एग्जाम के लिए। प्रोक्सिमोडेस्टल का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर डेवलपमेंट होना बाकी के बॉडी पार्ट, और वह सैपिलोकैडवल में सिर से पैर तक, पहले सिर की डेवलपमेंट होगी फिर पैर की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद है आपकी स्पेशल मोटर स्किल्स कौन सी हैं, ये भी नहीं पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाया था। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में पेरेंट्स और टीचर की क्या भूमिका, ये भी अभी पढ़ा है आपने। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, चाइल्डहुड में महत्वपूर्ण मोटर स्किल्स कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी भाई? स्वयं भोजन करना, नहाना, लिखना, दौड़ना, कूदना, खड़े होना, चलना, साइकिल चलाना, साइकिल पर चढ़ना, मोती पिरोना, धागा पिना, गेंद फेंकना, डांस करना। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है बालकों में हस्त कौशल किस प्रकार विकसित होते हैं? तो बच्चों में जो हस्त कौशल है उनकी डेवलपमेंट अनेक तरीके से होती है, और बहुत से हस्त कौशल जैसे किसी को सफेदी करते देखना आदि तो देखकर ही विकसित हो जाते हैं। अन्य हस्त कौशल देखकर ट्रेनिंग द्वारा विकसित होते हैं। तो सीखे हुए हस्त कौशल को जो कोई विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करता है और उसके ये कौशल विकसित हो विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं। तो बालकों में हस्त कौशल किस प्रकार विकसित होते हैं? या तो प्रैक्टिस से,
हाथ से आप कोई भी काम कर रहे हो या तो आप प्रैक्टिस करो उसकी, या दूसरों को देखो कैसे करते हैं, तो इस प्रकार आपके जो हाथ से करने वाले काम है वो डेवलप होते हैं। उसके बाद है आपकी जो आपकी मोटर स्किल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं। एक तो होती है साधारण, जिसको आप ग्रोस मोटर स्किल्स बोलते हैं, स्पेशल जिसको आप फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, 2 टाइप की स्किल्स होती हैं। उसके बाद है आपकी मोटर स्किल्स के 2 महत्व बताइए। अभी अभी पढ़ा था आपने, समुचित प्रकार के क्रियात्मक विकास की अवस्था में बालक का अपने परिवार, खेल साथियों, विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उचित एडजस्टमेंट होता है, और अच्छे एडजस्टमेंट होने पर वह हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। बालकों में सही क्रियात्मक योग्यता एवं कौशलों के परिणाम स्वरूप ही आत्म प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, और जब बालक में सुरक्षा की भावना जागृत हो जाती है तब उसमें आत्मविश्वास की भावना पर्याप्त मात्रा में आ जाती है। ठीक है, चैप्टर इज ओवर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। है किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो अगली क्लास में पूछ लेंगे। हाँ, अगली क्लास में पूछ लेना। अभी 15-20 मिनट आपका 12 हुए हैं, यानी कि 11:30 पे लेती हूँ, तो प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं तो ओके मैम। फिर मुझे ये बताओ, नया सब्जेक्ट शुरू करवाऊँ या इसी का पढ़ाऊँ? मैम यही पढ़ाओ अभी। क्या? मैम अभी यही कंटिन्यू करते हैं। यही करवा दूँ कंटिन्यू? यस मैम। ठीक है, फिर मैं तीसरा चैप्टर शुरू करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि अभी आगे जून की छुट्टियां हो जाएंगी ना, तब क्लासेस नहीं लग पाएंगी, तो उससे पहले सोच रही थी कम से कम नया बीच में छोड़ने की बजाय चाइल्डहुड वाला ही कंप्लीट कर दें, क्योंकि 2 क्लासेस तो लग ही रही हैं। हमारी छुट्टियां पड़ेगी। क्या? हमारी छुट्टियां पड़ेगी। हाँ, मेरी तो होएंगी ना। मैं कॉलेज में नहीं हूँ तो फिर क्लास कौन लेगा? हाँ यस मैम। जून की तो होती हैं बेटा, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, छुट्टियां तो होती हैं। और नोटिस तो कॉलेजों का 21 में से छुट्टियां हो रखी हैं। ये जो आपका चाइल्डहुड वाला ना बेटा, ये आपकी पूरी बुक जब आप सीटेट की तैयारी करोगे ना, तो उसमें काम आनी है आपको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसको ध्यान से पढ़ना। साथ साथ पढ़ोगे तो कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 17 मिनट का हो गया आज तो। ठीक है। यस मैम।